आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 नन्ना फनकार। तो पहले हम अपनी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ताकि आपको जो पिछली वीडियो है वो भी अगर जो देखनी होगी तो अपने आप मिल जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 4 नन्ना फनकार। नन्ना नन्ना मीन्स एक छोटा सा, जिसे हम छोटे से बच्चे को कह देते हैं ना, नन्ना सा बच्चा। ऐसे ही इसमें एक छोटे बच्चे की बात की गई है, और वो छोटा बच्चा फनकार यानी कि वो अपनी किसी कला में मशहूर है, तो इसलिए उसको फनकार का नाम दिया गया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नन्ना फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेना हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। वो एक छोटा सा बच्चा है और वो एक लाल रंग के पत्थर पे बैठ गया, और अपना काम शुरू कराने से पहले उसने कोई प्रार्थना बोली। यानी कि जैसे हम स्कूल में जब अपना काम स्टार्ट करना होता है ना, स्कूल में आके हमने क्लास में जाना होता है, तो हम उससे पहले अपनी प्रेयर जरूर करते हैं। ऐसे ही उस बच्चे ने भी पहले अपनी प्रार्थना बुदबुदाई और उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। उस लड़के ने ना अभी कुछ ही दिन पहले जो वो कुछ घंटियां बना रहा था, और उस पे नक्काशी करनी सीखी थी उसने। यानी कि उसने उसके ऊपर कि कैसे कैसे मैं उसको सुंदर बना सकता हूँ, तो उसने अपनी हथौड़ी की सहायता से उस पर नक्काशी करनी स्टार्ट कर दी। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कुटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। मतलब कि जब वो काम कर रहा था ना, तो वो इतनी बारीकी से कर रहा था कि कई बार जो होता है ना, कोई पत्थर उछल भी जाता है तो वो अपनी आंखों को इस तरीके से कर लेता कि उसकी आंखों में कुछ ना जाए। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, यानी कि टाइम पास करने के लिए कुछ कुछ बोलने लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी कि जहां पर वो काम कर रहा था वहां पर और लोग भी काम कर रहे थे। संगत राश मीन्स उसके जैसे, उसके टाइप के संगत वाले। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था, यानी कि बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। यानी कि जोन सी घंटियां उसको बनानी सिखाई गई थी, उनमें से सबसे ज्यादा घंटियां ही मुश्किल थी। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। यानी कि ये सारी तरह की नक्काशी वो पत्थर पर बना पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे, और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी नहीं हुआ था, आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियों और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो उसके पिता जो थे गुजरात से आगरा में बस गए थे, क्योंकि उस टाइम महल बन रहा था, तो वहां पर उन्हें काम मिल गया था, इसीलिए वो वहीं बस गए। तो अब उसका जन्म भी यहीं हो गया उस बच्चे का,
और अब उसको आगरे की गलियां, सीकरी, सीकरी भी एक जगह का नाम है, बस उसको वहीं पर बस गया और वहीं पर उसका घर ठिकाना हो गया। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। यानी कि वो इतने ध्यान से अपना काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि मेरे पास भी कोई आया है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने से वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? किसी ने उसके आसपास आकर कहा, मतलब तारीफ में, माशा अल्लाह कि कितनी सुंदर घंटियां हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है, उन्होंने कहा। कोई शक की बात नहीं है। केशव ने क्या कहा उन्हें कि कोई शक की बात नहीं है कि मैंने ही बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। यानी कि केशव ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि भाई मैं ही बना रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, तो आप देख ही रहे हैं, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। अब वो आदमी कहने लगा, मुझे दिख तो रहा है, लेकिन तुम इतने ज्यादा छोटे हो। तो मुझे लगा मैं 10 साल का हूं। उस बच्चे ने क्या कहा? मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। अब उसने कहा, उस आदमी ने, अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो उस बच्चे को कहने लगे कि भाई 10 साल मतलब बड़े ही हो, क्योंकि जब मैं 13 साल का था तो मैं तो युद्ध करने लग गया था, मैंने तो एक लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद झंझोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो केशव ने क्या किया, उसको जब ध्यान से देखा, वो ऐसा लग रहा था जैसे 30 साल से भी ऊपर का हो। और उसने उसकी वेशभूषा देखी कि उसने किस टाइप का कपड़ा पहना हुआ है, कैसे उसके बाल है, कैसी उसकी पगड़ी है। उन सभी को उसने देखा। लगता है कोई बड़ा आदमी है। अब उसने सोचा, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यानी कि अब केशव जो था, उसको बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये तो भाई मोतियों की माला है इसके गले में और अलग ही टाइप का व्यक्ति है। तो वो जो था उससे पूछने लगा और कहने लगा, उसकी घंटियां देख के वो आदमी, कि अभी इसमें कुछ और काम भी बाकी है। अभी केशव जवाब देता कि इतने में उसकी तरफ एक कोई दौड़ता हुआ आ गया। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। ये कोई नहीं था, जो कौन था, उस महल का पहरेदार। उसने कहा, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुक कर सलाम कर इन्हें। तब वो व्यक्ति उसे कहने लगा, केशव को, तेरे को तेरी इतनी जरूरत कि तू बैठा बैठा यहाँ पर बातें कर रहा है? तेरे को नहीं पता कि ये हजूरे आला है और इसको खड़ा हो और झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर
खड़ा हो गया। अब उसे पहले तो पता नहीं था, अब जब उसको कुछ कुछ समझ में आया तो वो इतना घबरा गया कि जो उसकी छेनी था उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गई और वो खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, उसने सोचा, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुक कर सलाम किया और उसने जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया उसने उनको झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। जैसे खरगोश की आंखें होती है ना, वो बड़े ध्यान से देखती हैं, उसी तरह से वह लड़का अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। अब अकबर को लगा ये जो पहरेदार है इसने बीच में दखलंदाजी कर दी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खिंचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने अपने सिपाही को कहा, तुम यहाँ से जाओ और अभी हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। मतलब वो सोच रहा था कि अब दुविधा हो रही थी उसको कि अब मैं क्या करूं, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वो घबरा गया, लेकिन जब उसने देखा बादशाह तो मेरे को प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो इसलिए अब उसके मन में डर नहीं था। तो अब क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अकबर ने उस बच्चे से पूछा। तो क्या बताया? केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। यानी कि उसने सिर्फ कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने ये कह दिया केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब अकबर ने ना उससे बात करने के बहाने तो एक अपना क्वेश्चन कर दिया, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब उसने, केशव ने कुछ नहीं सोचा, बस उसने तो अपना सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अब उसने कहा राजा ने, ये अब तो तुम्हें छेनी और हथौड़ा भी मुझे देना पड़ेगा, तभी तो सीखूंगा मैं काम। तो वो जल्दी से अपने पिता के घर गया और वहां से ये चीजें उठाकर ले आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? अब अकबर तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अब केशव को संदेह हुआ। उसने कहा, हुजूर, क्या आप कर सकेंगे या करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। अब अकबर कहते हैं, नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। केशव ने मतलब घबराहट सी में पूछा कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ा ना था। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंस के बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद करी थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ना मैंने किसी के साथ काम किया था। और कौन सा काम किया था? मिट्टी से भरी डलियां ढोने का, यानी कि मैंने उसके साथ उठवाई थी, उसकी मदद की थी। तो क्या ये उससे भी मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हीं छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। उन्हें जो था, अब उसने क्या किया, भाई अब तो बैठना ही पड़ेगा अकबर के पास, और उन्हें बैठकर सही तरीका सिखाने लगा कि छेनी को कैसे पकड़ा जाता है। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी
और जोर से हथौड़े पर वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था, ऐसे ही उसने उन्हें सिखाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही अकबर ने वार किया तो वो कुछ ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे नहीं। उस उसने करके दिखाया और कहा, अपनी आंखें थोड़ी खींचकर रखें। नीच कर उसने कहा कि एक तो वार को थोड़ा धीरे मारना है और थोड़ी अपनी आंखों को मीच कर रखना है, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। यानी कि जो उसकी तराशी हुई चीजें हैं ना, जो ठक ठक करके यहाँ उड़ेंगी, हैं पत्थर बरीक बरीक, वो आपकी आंखों में चले जाएंगे। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अकबर अब क्या कह रहे हैं उस बच्चे को, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारी बढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव यही सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इम्तिनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब क्या हुआ? अब अकबर उनसे पूछते, क्या मैं काम ठीक कर रहा हूं? अब केशव जो था, यदि काम ठीक नहीं होता तो वो कहता नहीं, ये ठीक नहीं है, असहमियत कर देता अपनी। अब इतने वो दोनों एक दूसरे के काम सीखने में खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आसपास इतने लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यानी कि जो उसको बनाना चाहिए उसके अलावा भी वो अपना दिमाग लगाकर कुछ और भी बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाए। यानी कि जो हम सीखते हैं उसके अलावा भी हम आसपास से और क्या चीजें अपनी मर्जी से भी सीख सकते हैं, वो इस टाइप का दिमाग लगा रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? उस बच्चे ने अकबर से पूछा, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। वो कहने लगा, मैं ऐसे कारखाने खुलवाऊंगा जहां पर जिनकी जो अहमियत होएगी वो वहां पर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो अकबर उठ खड़े हुए। अब क्या हुआ? अकबर उठ गए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपाया और कहा, अच्छा बेटे, अपना काम जारी रखो। अब वो अकबर जो थे अपना घर जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उसको शाबाशी दी और कहने लगे, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। केशव के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी
केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। उसने अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, उसके पिता ने कहा। बिल्कुल सही। पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। वो कहने लगा कि वो सीकरी में बड़ा शहर क्यों बनवाना चाहते हैं, अपने पिता से पूछा। तो उसके पिता ने कुछ याद करके कहा कि जब उसके पास कोई औलाद नहीं थी, यानी कि कोई संतान नहीं थी, तो वो सीकरी में ही आए थे। सीकरी में भटकते भटकते आए थे और उन्होंने साधुओं से, फकीरों से दुआ करी थी कि उनके संतान हो जाए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। शाहजहां, सलीम, मुराद और बुनियाद, केशव ने चहकते हुए कहा। तो उसने कहा, मुराद? चहकते हुए बोला, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो उन्होंने इसीलिए ये फैसला किया था कि भाई मेरे औलाद होएगी तो मैं यहाँ पर एक बड़ा शहर बनाऊंगा। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनींदी आवाज में बोला, यानी कि उसको नींद आ रही थी और फिर भी वो करने लगा। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। धन्यवाद।